नमस्ते। तो वेव ऑप्टिक्स आगे बढ़ाते हैं अपन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरफेरेंस ड्यू टू ए थिन फिल्म डिस्कस किया था। यस, ओके। तो वहां पे जो इंटरफेयरिंग वेव्स थी वो कैसे मिल रही थी आपको? पार्शियल रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू सरफेसेस ऑफ दैट फिल्म। और डेल्टा एक्स वॉज 2 μ t cos r, r वॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नियर नॉर्मल इंसिडेंस हमने कंसिडर किया था। तो आपका आर जीरो था, यानी आपका जो पाथ डिफरेंस था वो कितना था? 2 μ t। फिर हमने देखा था इन जनरल कंडीशन देयर इज एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो द कंडीशन रिवर्स हो गई थी। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा वॉज फॉर मिनिमास एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 by 2 into lambda was for maximus. So we dealt with that situation. Now ये एक और तरीका है जिससे अपन इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड द फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। जैसे यंग्स डबल स्लिट है वैसे ये फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है। इसमें अपन क्या करते हैं? यंग्स डबल स्लिट को अगर आपको याद दिलाऊं तो वहां पे हम दो सेकेंडरी सोर्सेज बनाते थे स्लिट्स की हेल्प से। यस, S1 S2, एक प्राइमरी सोर्स S रहता था, फिर वहां से वेव फ्रंट स्प्लिट होता था, तो आपको S1 एक सोर्स मिलता था, दूसरा S2 मिलता था। तो इन दिस फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल कार्डबोर्ड एंड उसमें अपन ने होल कर दिया, वहां से लाइट आ रही है, उसकी बजाय व्हाट इज डन हियर, you use two thin prisms. They are two thin prisms, not necessarily 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं एंगल 90 डिग्री हो, ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने। इट कैन बी लाइक दिस। ओके, सो एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये भी थिन प्रिज्म है, सिमेट्रिक एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, और हमने सोर्स को एकदम उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखा हुआ है। तो आपको याद दिलाऊं कि थिन प्रिज्म एक डेविएशन प्रोड्यूस करता है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म याद होगा आप लोगों को। दिस इज ए थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। यहाँ पे अगर कोई भी रे आती है, ठीक है, सपोज देयर इज ए रे, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इट गेट्स deviated and the deviation produced in the ray is given by n relative -1 into a. I hope you remember deviation produced by a thin prism, geometrical optics में हमने डिस्कस किया था, and it was independence of your angle of incidence. Yes, okay, so let's uh, be here and understand this. तो यहाँ क्या करेंगे अपन? प्रिज्म्स, पहले रे किससे पास होगी? प्रिज्म से। हम यहाँ पे ओपेक सब्सटेंस लगा देंगे ताकि कोई भी लाइट डायरेक्ट सोर्स से स्क्रीन पर ना जाए। हम चाहते हैं कि लाइट किसके थ्रू होके ही जाए? प्रिज्म्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा? लाइट पहले ऊपर वाले प्रिज्म से जाएगी, नीचे वाले प्रिज्म से साइमल्टेनियसली यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, डिविएट करेगी, डिविएट होके कहां पे पहुंचेगी? स्क्रीन पे। सेम वे यहां से भी लाइट डिविएट करेगी और कहां पे पहुंचेगी? स्क्रीन पे। और वो दोनों रेज जो है, या amount of light going from the upper prism and lower prism, they will interfere on the screen and we will get some intensity pattern on the screen. Okay, so let us understand how images will be formed here. Okay, so देखिए, तो मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पे कि मैं सारा का सारा रिफ्रैक्शन, ये जो रेफरेंस लाइन मैंने बना रखी है वर्टिकल लाइन, इसी से दिखा रहा हूं, यानी वो दोनों सरफेसेस का ध्यान रख लेगा। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा साफ सुथरा रखने के लिए। तो इस सरफेस पे मैं कोई रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा हूं। तो यहां से कोई एक रे जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट यहां भी करेगी, बट आई एम टेकिंग द ओवरऑल रिफ्रैक्शन हियर ओनली। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल डिविएट। इसे जाना इस तरीके से था, पर ये डिविएट कर जाएगी। ठीक है, सो इट विल गो लाइक दिस, और यहाँ पे ये डेविएशन हो गया डेल्टा। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ आई कैन कंसीडर अनदर रे ड्यू टू दिस, I can consider another ray due to this, which is I'm taking a ray which is very just incidenting very near to the this intersection point. ये भी deviate करेगी by same angle, है ना? जितना एंगल ये आया लगभग उतने एंगल पे ये भी deviate करेगी। So थोड़ा छोटा एंगल बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा। ओके, ये ऊपर वाले प्रिज्म, प्रिज्म 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, कोई भी दो हमने रे ले ली, ये आप समझ पा रहे हैं, दीज आर इंसिडेंट रेस एंड दीज आर इमर्जेंट रेस। अब आप देखिए, इमर्जेंट रेस जो है उनको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है, एंड आई विल गेट एन इमेज। सो व्हेन आई एक्सटेंड,
अब मेरा डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं है, मेरी स्ट्रेट लाइंस, बट व्हेन यू डू सो यू गेट इमेज एग्जैक्टली ऑन द टॉप। बेसिकली ये जो इमेजेस आएंगे आपकी वो एक ऐसे आर्क पे आती है, बट हम ये जो प्रिज्म्स हैं इनका जो स्पैन है वो भी बहुत छोटा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन कंसीडर you are getting a virtual source. Now try to understand. All the light which is crossing the prism 1 will appear to come from S1 as seen by the screen. I repeat, all the light which crosses prism 1 will appear to come from S1 for the screen. यानी स्क्रीन पे मैं अगर यहां खड़ा हो जाऊं और मुझे ये जो रेज है वो कहां से आती हुई दिख रही होंगी, वो मुझे आती हुई दिख रही होंगी S1 से, ना कि S से। बिल्कुल इसी तरीके से आप रे कंसीडर कर सकते हैं किसके लिए, प्रिज्म 2 के लिए। सो लेट अस टेक दिस इज आवर प्रिज्म 2, दिस इज प्रिज्म 2। आई कंसीडर ए रे हियर, ठीक है, which was going in this direction. It will deviate, so it deviates by same angle delta, है ना, एक ही प्रिज्म है, एक ही जैसे प्रिज्म है दोनों, so it deviates by some angle delta. Okay, this is the deviation, ठीक है। एंड व्हेन वी एक्सटेंड इट, ये पीछे की तरफ आएगी। फिर दूसरी रे अपन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट। सो ये किधर की तरफ, कोई भी प्रिज्म जो डेविएशन करता है अपने बेस की तरफ करता है, तो ये जो डेविएशन करेगा ये भी ऐसा ऊपर की तरफ जाएगी एट एन एंगल लैम्डा, सेम एंगल, sorry, delta. So it goes like this, and when I extend these lines, green lines, then they'll also meet at a point somewhere here, and this is your S2. Well, so focus here. जो हरी वाली लाइन मैंने बनाई है, ग्रीन लाइंस, वो कौन सी लाइट है जो प्रिज्म 2 से जा रही है, और रेड वाली कौन सी लाइट है जो प्रिज्म 1 से जा रही है। अब आप देखिए कि ये जो लाल और हरी लाइट है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये क्या करेगी यहाँ पे, इंटरफियर, यू विल गेट ए इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। अब ये बिल्कुल यंग्स डबल स्लिट जैसा ही हो गया, भूल जाओ ये प्रिज्म्स वगैरह सब भूल जाओ आप। आपके लिए एक सेकेंडरी सोर्स कौन हो गया, S1, दूसरा सेकेंडरी सोर्स कौन हो गया, S2। अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज से स्क्रीन तक का डिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल D, ठीक है। ये आपका ओपेक सब बाउंड्री था, है ना, मिरर नहीं है, इट्स नॉट ए मिरर, इट इज सम ओपेक बाउंड्री, ओके। सो अब यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस है इसे आप कैपिटल D बुलाते हैं, ओके। एंड दिस डिस्टेंस इट विल बी योर स्मॉल d, ठीक है, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। सो व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ एंड ऑल द डिस्कशन जो हमने वहां पे किया था, कोई रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, इट इज सिंपली रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन से कोई फेज चेंज होता नहीं है, तो अपन यहाँ पे बोल देंगे कि ओ जो है आपका सेंट्रल ब्राइट होगा, उसके बाद जो फ्रिंज विड्थ आएगी इट विल बी लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, दिस इज द फ्रिंज विड्थ जस्ट लाइक YDSE। नाउ एवरीथिंग विल बी सेम एज YDSE, सेम एज YDSE, ओनली डिफरेंस इज, क्या अंतर है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में, in the way you are producing the secondary source, that's the difference, okay। So these are virtual sources you have produced. So lambda D by D is the fringe width, where capital D will be equal to your distance A plus B, okay। And what is A plus B? A plus B is the distance of the source from the screen, and small d you need to evaluate. So it's not tough to find small d, you just be here, how can we find small d? So I want you to look into this triangle here. ये एक ही लाइन में है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये ट्राइंगल देखें। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अपन B बोल दे रहे हैं। So just look into this triangle. Look into this triangle. Can you see? बाकी सब भूल जाओ, just focus on this triangle. Here vertically opposite angle ये हो जाएगा आपका डेल्टा।
So what is tan delta in this triangle? This side is A. So tan delta is S1S divided by A. Can you check? So in triangle S1SA, triangle S1SA, your tan of delta is equal to S1S divided by A. And what is S1S? It is small d by 2. So you can write tan of delta is equal to d by 2A. So what, अब now here it's a small angle prism, तो ये जो डेविएशन है ये भी क्या आएगा आपका स्मॉल, यहाँ पे ए भी है आपका स्मॉल, तो फॉर स्मॉल एंगल tan डेल्टा को सिर्फ डेल्टा लिख सकते हैं अपन. So under that small angle condition I can write simply delta, it is d by 2A. So what is d I got? It is 2A, this deviation delta. Now deviation is written in front of you, so what you get the value of small d you get twice A into n relative minus 1 into angle of prism. So this is your value of d. So I write it here. What you got the value of d? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ पूछता है, अगर वो पूछेगा तो 2A n relative minus 1 into A. ठीक है, this A is what? This A is distance of source from prism. Distance of source from prism. ये विड्थ आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इससे थिन प्रिज्म, स्मॉल स्पैन है इस प्रिज्म का. एंड capital D is A plus B, small d is 2A, n relative minus 1, where n relative is equal to n of prism. You know it from the ray optics divided by n of surroundings. ठीक है, तो अगर सराउंडिंग एयर है तो बढ़िया बात, एयर नहीं है, कोई और मीडियम उसने लिया हुआ है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द वे यू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट. नाउ एक तो है कि मैं ये कैलकुलेशन करूं और इससे मैं स्मॉल डी फाइंड करूं, या फिर एक और तरीका है स्मॉल डी फाइंड करने का, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड. यू रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट मेथड in case of convex lens? It was an experiment to find out focal length of a convex lens. Yes, वहां पे क्या करते थे अपन, एक ऐसा सोर्स रखते थे और सोर्स की दो इमेजेस स्क्रीन पे आती थी कि नहीं? तो लेट अस डू दैट. तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल डिस्कशन. मैं बताऊं आपको याद यहाँ पे क्या क्या रखना है. आपको एक तो ओवरऑल कैसे सोर्सेस वगैरह बन रहे हैं वो समझ में आना चाहिए. एंड इट इज सिमिलर, कैलकुलेशंस आर एग्जैक्टली सेम एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओनली difference is the creation of secondary source. There you are physically doing some hole and okay, और उन होल्स के बीच में अपन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे. और ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आप सोचिए डी आपका मिलीमीटर के ऑर्डर का था, स्मॉल डी वाज 1 mm. Isn't it really challenging to make drills exactly separated by 1 millimeter? Yes, it is. So it is more practical to conduct this experiment like this, क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिकली दो इमेजेस बनाएगी. यहाँ पे S1 S2 दे इलेक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेस. जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी एनीवे यू कैन मेजर. इज दैट क्लियर? अब स्मॉल डी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन. यू पुट द नंबर्स एंड देयर इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट बाय विच यू कैन मेजर स्मॉल डी. ओके, सो लेट अस डू दैट आल्सो. तो ये तो समझ में आ गया आपको. तो याद क्या रखोगे? दिस इज द फ्रिंज विड्थ, दिस इज कैपिटल डी. एक डायग्राम जरूर याद रखिएगा, ए बी क्या है, एंड दिस इज हाउ यू फाइंड द स्मॉल डी. ओके, ऑलराइट. नाउ अब देख लेते हैं. नाउ ऐसा लिख लो, एक नोट जैसा लिख लो, टू कैलकुलेट स्मॉल डी, टू कैलकुलेट स्मॉल डी displacement method can be used. Displacement method can be used. Now let us understand how we use displacement method to measure this small d. So डिस्प्लेसमेंट मेथड पहले क्या था, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो
कैसे रिकॉल कर सकते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड को? देखो, हमारे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस था, इसकी कुछ फोकल लेंथ थी आप, एक स्क्रीन, सोर्स, ठीक है, दिस वाज ऑब्जेक्ट बेसिकली। अभी ऑब्जेक्ट का साइज अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे भी बना दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज मिलेगी आपको दोनों साइड, क्योंकि आप रियल इमेज बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो मान लो कुछ इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है और इस डिस्टेंस को आप स्मॉल डी मान लो। मतलब यहाँ पे ये जो सोर्सेज बन रहे हैं प्रिज्म के, उनको आप S1 S2, मतलब आपका जो प्रिज्म है वो यहाँ रखा गया है। ये आपका प्रिज्म है, यहाँ सोर्स है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां से पहले लाइट प्रिज्म पे जा रही है, प्रिज्म से कहां पे जा रही है, लेंस पे। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट्स क्या बन रहे हैं, S1 S2, ठीक है। तो लेंस के लिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं S1 S2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अब लेंस की अपन दो लोकेशंस रखते हैं, दिस इज लोकेशन नंबर 1, और लोकेशन नंबर 1 पे अपने को एक इमेज मिलती है ना, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। सो लेट अस कंसीडर वी गेट दिस इमेज हियर, हियर इज S1 का इमेज और यहाँ पे S2 का इमेज। लेट मी कंसीडर S1 डैश एंड S2 डैश, ठीक है। इसके बीच की ये डिस्टेंस है, इसे अपन D1 बोल सकते हैं, सेपरेशन। जैसे अपन वहां यूज करते थे HI1 HI2, याद है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज, हाइट ऑफ सेकेंड इमेज। तो इसे मैंने D1 बोल दिया। अब क्या करिए, लेंस को शिफ्ट कर दीजिए इसकी सेकेंड लोकेशन पे, जिससे वापस इमेज कहाँ पे बनने लगे आपकी स्क्रीन पे। तो सेम लेंस आई डिस्प्लेस्ड इट बाय सर्टेन डिस्टेंस हियर, ठीक है। सो it is location 2 and now we get images। तो एक बार आपको छोटी इमेज मिलती है, एक बार बड़ी मिलती है, दो रियल इमेजेस आपको मिलती है ना, याद होगा। तो इस बार जो इमेजेस आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, आएगी इन्वर्टेड ही। सो दिस इज योर S1 डबल डैश, S2 डबल डैश, और इनके बीच का सेपरेशन आप लोग मान लीजिए D2। तो याद करिए कि स्क्रीन पे दो इमेजेस मिला करती थी, HI1 HI2, उनकी हाइट्स थी, ऑब्जेक्ट की हाइट HO रहती थी। तो अपने पास एक फॉर्मूला था HO इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ HI1 HI2, मैंने डिराइव किया था, याद है आपको। तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि यहाँ पे HO का रोल कौन प्ले कर रहा है, कैपिटल D, HI1 का रोल D1, HI2 का रोल D2। So by this displacement method, one can measure these D1, D2 on the screen and you can calculate D as square root of D1, D2. So this is the way you can find small d। तो वही YDSE का जो सेटअप है उसे ही आप यूज कर लो। YDSE के सेटअप में ही एक बार कॉन्वर्जिंग लेंस रख के पहले क्या फाइंड कर लो, स्मॉल d, फिर कॉन्वर्जिंग लेंस हटा दो। नाउ ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस एंड देन फाइंड योर fringe width and you can analyze the interference pattern। okay, so I hope you understood कि हम किस तरीके से डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। लिखिए, fringes, it's a question, fringes are obtained with the help of biprism, with the help of biprism in the focal plane, in the focal plane of a converging lens, of a converging lens and the distance of focal plane is 1 meter, distance of focal plane is 1 meter from the slit। अब स्लिट का मतलब क्या है, ओरिजिनल सोर्स। ये जो सोर्स है इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा ऑब्स्टेकल रख देते हैं ताकि कम से कम लाइट यहाँ पे जाए, है ना। तो इसे फिर स्लिट भी बोलते हैं, ये जो सोर्स की लोकेशन है इसे अपन यहाँ स्लिट भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया आपको कि फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड with the help of a biprism in focal plane of a converging lens and distance of slit and the focal plane। focal plane क्या हो गया, ये स्क्रीन, ठीक है, कितनी है, 1 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द लेंस, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द लेंस प्रोड्यूसेस images of slit in two position between biprism and eyepiece, between biprism and lens लिख लो, eyepiece छोड़ो, between biprism and lens, full stop. The distances between two images, the distances between two images of the slit in two positions of the lens, distances between two images of the slit मतलब ये source, ठीक है, of the two positions of lens are 4 point, या ऐसे लिखो 4 into 10 to the power minus 3 meter, 4 into 10 to the power minus 3 meter and 3 into 10 to the power minus 3 meter. 3 into 10 to the power minus 3 meter. Okay. Find fringe width. Find fringe width given wavelength of light. Wavelength of light is 600 nanometer. 600 nanometer. करिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो पहली इंफॉर्मेशन जो उसने हमें प्रोवाइड की है वो प्रोवाइड की है कौन से एक्सपेरिमेंट की डिस्प्लेसमेंट मेथड, वहां से वो हमें पहले क्या कैलकुलेट करवा रहा है, स्मॉल डी, कैपिटल डी उसने ऑलरेडी बता दिया और उसने मुझे लैम्डा भी दे दिया, सो द क्वेश्चन इज ओवर. सो इफ यू चेक, तो उसने बोला है लेंस की दो पोजीशंस के लिए स्लिट मतलब सोर्स की दो इमेजेस बन रही हैं, पहली बार उनके बीच का सेपरेशन कुछ है, दूसरी बार उनके बीच का सेपरेशन कुछ और है, मतलब आपको D1 और D2 की सिंपली वैल्यू दे दी उसने, तो D1 को पहला वैल्यू कंसीडर कर ले, D2 को दूसरा वैल्यू कंसीडर कर ले, तो क्या मैं स्मॉल डी निकाल सकता हूँ फ्रेशनेस बाइप्रिज्म का, तो स्मॉल डी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ D1 D2, तो क्या आ जाएगा अपने पास 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि 12 से अपन 4 बाहर ले सकते हैं, so it will be 2 square root of 3 into 10 to the power minus 3 meter. This is your small d. ठीक है, अब आता है आपके पास कैपिटल डी जो कितना दिया हुआ है 1 मीटर, वेवलेंथ कितनी दी हुई है 600 नैनोमीटर, सो कैन यू जस्ट सॉल्व फॉर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सो 600 into 10 to the power minus 9 into 1 divided by 2 into root 3 into 10 to the power minus 3 meter. So how much will you get? तो 2, 3 और 2 5, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 4 बचेगी, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर, यानी कि 0.173 मिलीमीटर आंसर. ओके, सो एक इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इन द फ्रेशनेस बाइप्रिज्म. ऑलराइट, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. लिखिए, इन फ्रेशनेस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, in the Fresnel's biprism experiment, the entire setup is immersed in water. If the fringe width in air was 0.2 millimeter, 0.2 millimeter, then find fringe width in water, given refractive index of material of prism is 3/2,
and refractive index of water 4/3. Refractive index of water 4/3. Come on. So how medium will affect? तो फ्रिंज विड्थ में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं पहले तो ये बताओ. तो फ्रिंज विड्थ में टर्म्स आ रहे हैं आपके पास लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो एक तो लैम्डा चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने से, है ना. और दूसरा यहां पे एक और चीज है, यहां पे आपका स्मॉल डी भी किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. याद है स्मॉल डी की वैल्यू कितनी निकल के आती है आपके पास? It was 2 small a into n relative minus 1 into capital A. Yes? So let us write the formula of fringe width to solve this question. तो fringe width है अपने पास lambda capital D by small d, where small d is equal to 2a, n relative लिख दो या mu relative लिख दो, minus 1 into capital A. So what you get? Beta is equal to lambda capital D divided by 2 small a. You remember small a is distance of source from prism into n relative, इसे अपन क्या लिखेंगे? mu of prism divided by mu of surrounding minus 1 into capital A. ठीक है. अब fringe width in air क्या आएगी? बीटा in air it will be lambda air capital D divided by 2a. ये तो distance है आपकी. mu of prism divided by mu of air minus 1 into a. And beta in water कितनी आएगी? when you immerse everything in water it will be lambda in water into capital D divided by 2a into mu of prism divided by mu of water minus 1 into capital A. Yes? तो क्या लिख लेंगे अपन? बीटा in water divided by beta in air is equal to, तो कौन कौन से फैक्टर तो गायब हो जाएंगे आपके, डी ए टू ए ये गायब हो जाएंगे. तो आई विल हैव दिस लैम्डा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू पी बाय म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, म्यू पी बाय म्यू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा ए एयर. ठीक है. अब आपको पता है वैल्यूज पुट करनी है. Lambda in water can be written as lambda in air divided by refractive index of water. This term you can write like lambda in air divided by refractive index of water. So this will cancel out. So the whole thing you get this beta w by beta a is equal to mu p. अच्छा वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दे या फिर एक बार के लिए लिख लेते हैं. म्यू पी बाई म्यू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू पी बाय mu w minus 1. So this is the ratio you got. Start the value put कर दीजिए. तो mu p की वैल्यू कितनी है अपने पास? mu p is 3/2. yes. mu a 1 minus 1 divided by mu of w 4/3. 3/2 by 4/3 minus 1. So ऊपर का टर्म आ गया अपने पास 1/2 divided by 4/3 और यहाँ पे कितना हो गया 9/8 minus 1. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? बीटा in water divided by beta in air is equal to 1/2 divided by 1/8. yes. So 4/3 into 1/8. So 4 से कितनी बार कैंसिल? 2 cancel. So you got beta w by beta a is 3. So beta w is equal to 3 times beta a, which is मैंने कितना बोला था? बीटा a 0.2 मिलीमीटर आई गेव. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0.6 मिलीमीटर. एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, लोगों को अक्सर तुक्का मारते हैं अपन आखिरी में, तो वो भी थोड़ा दिमाग से मारिएगा. जब हम वाईडीएससी पढ़ रहे थे, वाईडीएससी के सेटअप को अगर हम किसी दूसरे मीडियम में ले जाते थे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी. यहाँ पे देखो आप फ्रिंज विड्थ बढ़ गई है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली द लैम्डा हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर, while medium changes it is also the small d. तो दोनों का cumulative effect आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो ऐसे तुक्का नहीं मारना है. So here answer is 0.6 mm. So I hope you understood this Fresner's biprism. If I want to summarize
इन द फ्रेजनेस बाइप्रिज्म, तो आपको याद रखना चाहिए जो फॉर्मूलेस हैं, एक बार मैं वापस बता दे रहा हूं आपको। लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ है, जहां स्मॉल डी आप निकाल सकते हैं 2a म्यू रिलेटिव minus 1 into a, and also you can find d by the displacement method, d1 d2, depending on the information you have in the numerical, you can use any of these, ठीक है। and capital D is anyway you know it is a plus b, और एक छोटा सा डायग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप जिससे आपको याद रहे कि a b क्या है। so this is a and here is screen and this distance is b, तो एटलीस्ट इतना आप लोग ध्यान रखिए, this thing which I have written over there, then you can solve the questions based on the Fresnel's biprism. All right, so here it ends from the perspective of JEE mains and NEET, ठीक है। ये theoretically बात करें तो एडवांस के हिसाब से भी आपका इंटरफेरेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपके पास दो टॉपिक आते हैं, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ओके। तो चलिए देखते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। So let's move to diffraction. तो before jumping to diffraction, just recall interference क्या था, है ना। हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन हम बेसिक भूल जाते हैं कि ये था क्या सच में। तो what was interference? Interference was when two waves having a constant phase relationship, मतलब coherent waves, ठीक है, उनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। When they reach a particular position of the medium, then what happens there? वहां पे जो मीडियम का पार्टिकल है, मैं मैकेनिकल वेव के टर्म्स में आपको बता रहा हूं, तो मीडियम का जो पार्टिकल है वहां पे ऑसिलेट करने लगता है। एक वेव कुछ एक तरीके से ऑसिलेट कराती है, दूसरी कुछ और दूसरे तरीके से कराती है। जब दोनों एक साथ पहुंच जाती है तो उनका जो सुपर पोजिशन से जो ऑसिलेशन निकलता है वो रहता है, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड है, एक तरीके से अपन साइनोसॉइडल वेव पढ़ रहे हैं, तो हर वेव अपने पार्टिकल को क्या करेगी, एसएचएम। लाइट के केस में कौन एसएचएम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड आपको पता ही है क्या था। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज बेसिकली व्हेन टू वेव्स रीचेस अ पॉइंट ऑफ मीडियम, देन द ओवरऑल इंटेंसिटी एट दैट लोकेशन इज गिवन बाय द resultant of both, and the formula goes like I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos of delta phi. Now depending on the phase difference they possess at that point may be a bright or maxima, maybe minima, or maybe some other point. So this is interference. So interference is distribution of intensity in the medium due to superposition of two coherent sources, या more than two भी हो सकता है। Now what is diffraction? Okay, so we'll understand it. Okay, let's see diffraction. Let's take example of sound first. ठीक है, और इसको कैसे समझें? मान लो ये एक रूम है, ठीक है, here is a room, और इस रूम में एक पार्टीशन, दिस इज ए पार्टीशन वॉल, एंड दिस इज द डोर, दिस इज द डोर, ओके, एंड स्पीकर इज प्लेस्ड हियर। आप टॉप व्यू देख रहे हैं, दिस इज ए साउंड सोर्स, मे बी स्पीकर is placed exactly in front of the door on the other side, and you are here. Here you are. Here is the observer or listener. It's closely packed. रूम पूरा बंद है, ठीक है, ये दीवार भी पूरी बंद है, ऐसा ऊपर से कुछ खुला नहीं है। I hope you are able to visualize. Yes, ये मान लो दो रूम है, ये पार्टीशन वॉल है। अब
स्पीकर से जो साउंड आ रहा होगा, क्या इस लिसनर को सुनाई देगा? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? यस, डेफिनेटली। तो कोई भी चीज सुनने के लिए मुझे उस स्पीकर या मेरे कान उस स्पीकर के लाइन में ही होना जरूरी नहीं है। सही बात है ना? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, है ना, मेरी आवाज रिकॉर्ड कैसे हो रही है कि ये जो आप देख पा रहे हैं, है ना, इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अपन माइक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक छोटा सा टाइनी सा माइक है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी जो आवाज है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा जरूरी होता कि जो माइक है उसे मेरे मुंह के एकदम सामने ही होना चाहिए था, सामने होगा तो थोड़ी इंटेंसिटी हाई आती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्या आप मेरी आवाज अभी अगर सुन पा रहे हैं, इसका मतलब साउंड बेंड हो रहा है, साउंड सीधा नहीं जा रहा है, मुड़ रहा है। आप देखो, अगर साउंड सीधा जा रहा होता तो ये जो ऑब्जर्वर है या जो लिसनर है, इसे कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए था। ठीक है, मान लो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसे एंगल पर जा रहा होगा यहां से, तो ठीक है भाई, तो एटलीस्ट इस जोन में मुझे रहना चाहिए था। सही बात। मैं यहां बैठ के भी क्यों सुन पा रहा हूं? तो डेफिनेटली ये जो साउंड आ रहा है यहां से वो मुड़ रहा है। ये जो साउंड यहां से आ रहा है वो मुड़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जो साउंड यहां से आ रहा है वो इधर भी मुड़ रहा है। तो मुझे रूम की हर लोकेशन में कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी मिल जाएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। यस और नो? अच्छा, अगर मैंने यहां पे लाइट सोर्स रख दूं, आप घर पे करके देख सकते हैं ये बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लाइट, सपोज ये आपका, कई बार हम ऐसा करते हैं, आपके घर पे मान लो होम थिएटर है या स्पीकर है, बड़े बड़े स्पीकर है, एंड तुम्हारा मन कर रहा है कि आज गाने सुनते हैं आज, तो जरूरी थोड़ी है कि आप स्पीकर के बिल्कुल स्पीकर पे ही कान रख के गाने सुनेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी ना, आप अपना कुछ दूसरा काम कर सकते हो, गाने सुन सकते हैं। यस, पर क्या आप ऐसा लाइट के साथ करते हैं कि आपके घर में सपोज 2 रूम्स हैं और आप सोचो भाई चलो रूम 1 की लाइट ऑन कर देते हैं, रूम 2 में भी तो लाइट आ ही जाएगी। क्या रूम 2 के हर हिस्से में लाइट आ जाएगी? ना। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? समझ पा रहे हैं दोनों में? अच्छा, लेट अस सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट। ये था आपका साउंड। अब लाइट का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैंने यहां पे एक सोर्स रखा होता, सेम रूम, सेम पार्टीशन, ठीक है, और यहां पे मैंने सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो इस लाइट सोर्स से हमें पता है कि ऐसा होता है, और हमने शैडो फॉर्मेशन पढ़ा भी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाली वॉल पे एक स्पॉट मिलेगा मुझे। ठीक है, दिस इज द लाइट हियर, लाइट इज प्रेजेंट एंड दिस इज शैडो जोन, दिस इज शैडो जोन, दिस इज ऑल्सो शैडो जोन। दिस इज अवर एक्सपीरियंस विद द लाइट। यस, तो अगर मैं यहां पे किताब लेके बैठा हुआ हूं, सपोज हियर इज द ऑब्जर्वर, तो मैं नहीं पढ़ सकता, है ना। एब्सोल्यूट डार्कनेस की बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट डार्कनेस है और एक ही सोर्स ऑफ लाइट है और आप इस तरीके से बैठे हो, आप नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, और ये भी मान रहा हूं मैं कि दिस वॉल इज नॉट दैट गुड रिफ्लेक्टिंग, ऐसा नहीं है लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ रही है। ओके, सो वेल एंड गुड। अब सोचो यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा और यहां ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी एक रीजन ये है कि इस हमारे जो घर के दरवाजे हैं, जो ओपनिंग्स हैं, वो कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर्स के ऑर्डर के रहते हैं। ये जो सेपरेशन आप देख रहे हैं, इट इज इन सेंटीमीटर्स, मे बी 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ऐसा भी हो सकता है। यस, और यही है सेपरेशन अपन ने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और मे बी एक रेगुलर साइज आप कंसीडर कर लो, आधा मीटर का दरवाजा है लगभग। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में है। यहां पे वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है, वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर से मीटर्स में हो सकती है। जो ऑडिबल साउंड होता है आप निकाल सकते हैं, लेट्स ट्राई। साउंड की जो स्पीड है साउंड की एयर में,
वो कितनी होती है, लगभग 332 एट रूम टेम्परेचर। हम पढ़ के आए साउंड, यस। सो मैं इसे कितना मान लेता हूँ, 330 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और ऑडिबल रेंज जो होती है फ्रीक्वेंसी की, वो कहाँ से होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यस। तो अपन कुछ मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली 100 हर्ट्ज। क्या मैं 100 हर्ट्ज सुन सकता हूँ? बिल्कुल सुन सकता हूँ। यस। क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। दैट्स द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जरा वेवलेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। सो जस्ट चेक 330 डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच आई गेट, 3.3 meters. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस। मैं अगर एकदम ही हायर चला जाऊं, मैं 20,000 ले लेता, इसको 20,000 ले लेता, तो भी मैं कुछ सेंटीमीटर्स में आ जाता है यहाँ पे। ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है वो किस ऑर्डर की है आपकी, सेंटीमीटर मीटर के ऑर्डर की है। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है भाई, वो किस ऑर्डर की है, वो नैनोमीटर्स के ऑर्डर की है, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर्स के ऑर्डर की है। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे विजिबल जोन की बात करें, तो वो कहां से कहां अपन ने एक रफ नंबर याद रखा हुआ है, कितना, 380 टू 680 नैनोमीटर। तो अगर इस तरीके से भी देखें तो 0.38 से 0.68 माइक्रोमीटर। तो एक रफ आइडिया लगा लेते हैं अपन की, भाई चलो 1 माइक्रोमीटर के आसपास लाइट है। ठीक है। और ओपनिंग का साइज किसमें है, सेंटीमीटर में। यानी हमारी जो ओपनिंग है वो कितनी बड़ी है वेवलेंथ के कंपैरिजन में, 1000 गुना ज्यादा बड़ी है रेगुलर साइजेस जो हम बात करते हैं। यस। या उससे भी ज्यादा आप बोल सकते हैं। सो 1000 10,000 गुना ज्यादा बड़ी है आपकी ओपनिंग एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। हियर इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है। इसका मतलब जो वेव्स हैं वो कॉर्नर्स पे या ऑब्स्टेकल, ये कॉर्नर्स हैं आपके, जो सीधी जा रही है वो तो सीधी जा रही है, मुड़ कौन रहा होगा, जो ये कॉर्नर से टकरा रहा है। ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं किसी कॉर्नर के पास जाके मुड़ जाती है, मींस what is diffraction is bending of a wave near a sharp edge or obstacle is called diffraction. सिंपल। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या है, समझ में आ रहा है आपको? डिफ्रैक्शन इज सिंपली बेंडिंग ऑफ वेव around obstacle, or it when it strikes or incident on an obstacle, it bends. अब वो बेंडिंग ऑब्जर्व कहां पे होती है, वो बेंडिंग ऑब्जर्व तब होती है जब आपकी वेवलेंथ ऑफ द वेव इज either larger or at least comparable to the size of obstacle. Okay. When your wavelength is much smaller than the size of obstacle, then bending is very small, and that I cannot visualize or feel from our eyes. That's why हम जो पहले माना गया, बहुत टाइम तक ये माना गया कि जो शेडोज हैं, या आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ 9th-10th में कि अपन 2 कार्डबोर्ड ले लेते हैं, एक में होल्ड कर देते हैं, है ना, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, और उस सोर्स ऑफ लाइट को मैं इधर से देखना चाहता हूँ दूसरे एक कार्डबोर्ड से, तो सिर्फ तभी देख पाता हूँ जब दोनों कार्डबोर्ड के जो होल्स हैं वो अलाइन हो जाए सोर्स के साथ। वो किसका प्रूफ था कि लाइट फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो वो क्यों ट्रू था, क्योंकि आपने जो होल कट किया था इट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, और एटलीस्ट ½ सेंटीमीटर के आसपास का उसका डायमीटर तो रहा ही होगा जो आपने उसमें होल ड्रिल किया। तो स्टिल आपका जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वहां पे इट इज much greater than the wavelength, so you are not able to feel or understand the bending of light there. हाँ, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पे जो लाइट है वो निग्लिजिबली बैंड होगी, थोड़ी सी बैंड होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे आप एक काम करिएगा, इसको समझना है अगर आपको, तो आप 2 ब्लेड ले लीजिएगा। ब्लेड जानते हैं? ठीक है, जो दाढ़ी बनाने के काम आती है, एकदम कन्वेंशनल। ठीक है, आपने ब्लेड ले लिए 2, उनकी जो एजेस रहते हैं, कभी ब्लेड देखा आपने ऐसा प्यार से, कभी धोखे से भी हाथ ऐसे निकल जाए तो हाथ को ही पता नहीं चलता कि वो कट गया, बाद में दिखता अरे भाई ये तो कट गया।
तो बहुत ही शार्प होता है वो। यस, शार्प का मतलब है कि इसकी जो थिकनेस रहेगी इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ few tenth of millimeter. Okay, you take two such blades, you take two such blades, और उनको बिल्कुल पास 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 लेके जाना है एंड जस्ट ऑब्जर्व एनी बल्ब और एनी सोर्स ऑफ लाइट. You will feel or just observe the shadow. Do one thing, switch off all the lights in the room, put a bulb on the wall if you have, okay, then see, आप खड़े हो जाएंगे उसके सामने तो आपके पीछे जो वॉल है उस पर आपकी एकदम भयानक सी शैडो बनेगी, है ना, क्योंकि आपने उससे आने वाली लाइट जो है वो रोक ली है. अच्छा, मेरी शैडो क्यों नहीं बन रही है अभी बोर्ड पे? क्योंकि देयर आर मल्टीपल सोर्सेस. किसी एक की लाइट ब्लॉक कर रहा हूं तो वही किसी और की लाइट वहां आ जा रही है, दैट्स व्हाई शैडो नहीं बन रही है वहां पे. ठीक है, हाँ, वो तो एक अलग बात होगी, ये डिफ्रैक्शन नहीं है ना. एक ही सोर्स रख दिया मैंने, अब मैं देख रहा हूं मेरी शैडो एकदम ऐसे शार्प सी शैडो बन रही है. मैंने अगर ब्लेड को रखा, ब्लेड के बीच में जो गैप है, तो मैं देख रहा हूं उस गैप की जो शैडो है वो शार्प नहीं बन रही है. वहां उस गैप को तो मैंने कुछ मिलीमीटर का मेंटेन किया दोनों ब्लेड्स में, पर जो वॉल पर जो शैडो बन रही है वो काफी ब्रॉड है. ठीक है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है? उससे समझ में आ रहा है कि वहां पे जो बेंडिंग लाइट की है वो अप्रिशिएबली हो रही है. ओके, सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? जस्ट राइट इट डाउन. डिफ्रैक्शन, द डेफिनेशन लिखिए. बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव around around the corners of obstacle, corners of obstacle is called diffraction, is called diffraction. Okay, now नीचे लाइन चेंज करके लिख लीजिए. The diffraction effect is considerable or observable. Diffraction effect is considerable or observable when the size of obstacle, when size of obstacle is comparable to wavelength of light, comparable to wavelength of light, not light, हम in general बात कर रहे हैं wavelength of wave. For example, sound waves has wavelength, sound waves has wavelength, audible sound waves ऐसे कर देना, audible sound waves have wavelength of the order of centimeter or meter. So their diffraction can be easily observed in day-to-day life. Their diffraction can be easily observed in day-to-day life. तो एक कहावत मैंने साउंड के टाइम पे भी सुनाई थी आपको, दीवारों के भी कान होते हैं. ठीक है, तो हमारे पूर्वज समझदार थे काफी. तो और इसी में नीचे लिख लो. However, light has very small wavelength as compared to the obstacles, so its diffraction is not observable easily, not observable easily. अब इस डिफ्रैक्शन को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. ठीक है, इस डिफ्रैक्शन को कैसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स, क्योंकि वेव्स ही ये फिनोमेना शो कर सकती है. देखते हैं कैसे. तो हाइगन्स प्रिंसिपल कैन इजीली एक्सप्लेन दिस फिनोमेना. लेट मी शो यू हाउ. तो आपको पता है हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो वेव है वो आगे कैसे बढ़ती है? वेव फ्रंट्स की हेल्प से. ठीक है, तो लेट अस विजुअलाइज वेव फ्रंट्स एंड आल्सो अंडरस्टैंड हाउ दिस डिफ्रैक्शन हैपेंस. क्योंकि डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो ए प्रूफ, डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो ए प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, जैसे इंटरफेरेंस है. तो समझिए, मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है, दिस इज द ऑब्स्टिकल,
मैंने ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा रखा, ठीक है, आई कैप्ट द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल बिगर। यहाँ पे मैंने कोई सोर्स रखा, तो सोर्स से क्या आ रही होंगी, सोर्स से वेव्स आ रही होंगी, ठीक है, हियर इज द सोर्स। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से वेव फ्रंट्स बना रहा हूं बहुत सारे, इक्वी स्पेस्ड, ठीक है। तो यहां से जो वेव फ्रंट्स, अब यहाँ के हर पॉइंट, ये जो आपका ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल के बीच का हर पॉइंट किसके जैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स के जैसे। और यहां से क्या होगा, अब नए नए वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाएंगे और उनके सुपरपोजिशन से आपको फाइनल वेव मिलेगी। यस, सो हियर व्हाट यू गेट, नाउ यू विल get this kind of wave fronts further. So you can check, you can see a spread of light across this corner. Okay, what if I decrease size of obstacle, ठीक है, and keep the same source with same wavelength। अच्छा, ये जो सेपरेशन दिख रहा है ये आपका सेम आएगा, तो अगर मैंने ये t इक्वल टू 0 लिया, ये t इक्वल टू कैपिटल T लिया है, तो ये सेपरेशन किस ऑर्डर का हो जाएगा आपका, लैम्डा। लेट्स कीप द सेम थिंग। इस तरीके से वेव्स आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से नए वेव फ्रंट्स बनना चालू होंगे। मैं एक रफ डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हियर इज द ओपनिंग, कैन यू चेक वेयर बेंडिंग इज मोर। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही होती तो इस जोन में लाइट होनी चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ, वाई लाइट इज प्रेजेंट इन दिस जोन, यहां पे इस जोन में लाइट होनी चाहिए थी, लाइट यहां प्रेजेंट क्यों है, समझ में आ रहा है। हाँ, या फिर अगर ऐसा रेडियल मान लें तो भी एक ये बैंड हो रहा है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि मैंने जो वेवलेंथ यहाँ पे कंसीडर की हुई है वो इस ऑर्डर की है, और मेरा ऑब्स्टेकल भी मैंने लगभग उसी ऑर्डर का बनाया हुआ है। तो आप देखिए, यू हैव अप्रिशिएबल बेंडिंग हियर, हाउएवर हियर बेंडिंग इज नॉट दैट मच अप्रिशिएबल। और अगर मैंने इसे और बड़ा कर दिया, इफ आई मेक इट इवन मोर लार्ज, then what you will see, you won't even observe anything, you will see as if the same wavefront is moving further. So ये diffraction सिर्फ कब observe होगा, जब wavelength of light and size of the obstacles are comparable to each other. So ये बात आप समझ लो, पहले टाइप के क्वेश्चन इसी पे बन जाते हैं, ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो टाइप के डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक है आपका फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन एंड दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। हमें जो डिस्कस करना है वो है फ्रॉनहोफर, फ्रेस्नेल्स डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन काफी टफ जाती है, सो वी डोंट हैव मैथमेटिक्स ऑफ फ्रेस्नेल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगल स्लिट diffraction, and for your information, अभी तक जो इंटरफेरेंस मैंने आपको पढ़ाया वो एडवांस में भी था, और मेंस और नीट में तो था ही, बट डिफ्रैक्शन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये जेईई एडवांस में नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है, नीट में है। ओके, तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकली तो समझेंगे, पर आप सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स उतना डेप्थ में हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, व्हाट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इट इज वी हैव ए सोर्स और वी हैव ए स्लिट, ठीक है। इस स्लिट का अपना कुछ साइज होगा, समझने के लिए मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं यहाँ पे स्लिट का साइज, ठीक है। ये आपका वैसे ही कार्डबोर्ड है, यंग्स डबल स्लिट, बस वही यंग्स डबल स्लिट ही मान लीजिए आप। यंग्स डबल स्लिट में से आपने एक स्लिट बंद कर दिया, एक ही स्लिट खुला हुआ है,
और अब अपन इसी स्लिट के साइज की बात कर रहे हैं। अपन ने यंग्स डबल स्लिट में स्लिट्स के सेपरेशन की बात की थी, यहां पे अपन इसी स्लिट के साइज की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस स्लिट का जो साइज है वो a है, साइज ऑफ दिस इज a। और मैंने अगर यहां पे सोर्स रख दिया, यहां पे मैंने सोर्स रख दिया, ठीक है, एंड आई एम ऑब्जर्विंग एट ए फार डिस्टेंस, यानी मेरा ये जो कैपिटल D है, इट इज मच लार्जर, कैपिटल D इज मच लार्जर देन A। तो ये जो क्या है, ये कहलाता है आपका फ्रेस्नेल्स सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेस्नेल्स single slit diffraction. What is the thing in the Fresnel single slit diffraction? Is the distance between source and the screen is finite. Distance between source and screen is finite. तो इसका मैथ्स टफ जाता है, ठीक है, बट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। नाम के लिए सिर्फ आपको जानना है कि फ्रेस्नेल्स क्या होता है। तो आप लाइन के लिए एक लाइन लिख सकते हैं फ्रेस्नेल्स के बारे में। when distance between source and screen is finite, it is called Fresnel's diffraction, Fresnel's single slit diffraction. Now we are going to talk about Fraunhofer. तो फ्रॉनहोफर में क्या है कि हम इनफाइनाइट सेपरेशन रखते हैं। अब इनफाइनाइट सेपरेशन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कितना दूर रखोगे, ठीक है। तो व्हाट वी डू, आई टेल यू, इट इज फ्रॉनहोफर। आई होप स्पेलिंग सही हो। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब व्हाट यू डू, यू प्लेस योर सोर्स at the focus of a converging lens, this is a converging lens. So what happens when you do that? Then the rays become parallel. मैं रेज के टर्म्स में बात कर रहा हूं, अगर वेव फ्रंट के टर्म में बात करेंगे तो दे बिकम प्लेनर वेव फ्रंट। यस, तो अब ये लाइट आपकी स्क्रीन पर जा रही है, तो ये लाइट स्क्रीन को कहां से आती हुई दिख रही होगी? इनफाइनाइट से। यस, सो व्हाट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन? लिख लीजिए इसमें, हियर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, व्हाई एम आई सेइंग प्रैक्टिकली इनफाइनाइट? आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, और इससे मैथमेटिक्स में बहुत अंतर आ जाता है। तो हम जो मैथमेटिक्स अभी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्लेनर वेव फ्रंट या फिर पैरेलल लाइट के लिए। तो ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द हाइगन, नॉट ओनली इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, यू कैन कॉल दिस पॉइंट्स एज, से कॉल इट एल, ठीक है, कॉल दिस पॉइंट एज एम और ए बी, वट एवर यू वांट। ये मैंने एंड्स को एल एम बोल दिया। अब इनके बीच में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, you can see there are certain points, इतने ही नहीं है जितने मैं दिखा रहा हूं। कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। तो क्या हो गया आपके पास? इनफाइनाइट सेकेंडरी सोर्स, और हर सेकेंडरी सोर्स, इनको कुछ नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। जैसे सपोज मैंने इसे नाम दे दिया L1, ठीक है, और इसे नाम दे दिया M1 यहां पे, ठीक है। तो ये जो L1 है वो एक सेकेंडरी सोर्स है, और वो उसके जो वेव फ्रंट होंगे वो इस तरीके के होंगे, मतलब वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? लाइट सेंड कर रहा होगा। वैसे ही आपका जो M1 है वो भी एक सेकेंडरी सोर्स है, उसके भी वेव फ्रंट इस तरीके के होंगे, ठीक है, और वो भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? लाइट सेंड कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। So, what is the point here? कि हर secondary source will behave as independent source, और वो यहां से लाइट सेंड कर रहा है, और वो लाइट ऐसे हर जगह अवेलेबल है, और वो लाइट क्या करेगी? आपका इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द फेजेस।
तो बेसिकली व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन और यू से इंटरफेरेंस ऑफ प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो भी हमें मिलेगा, अभी हम बात करेंगे क्या मिलेगा, इट इज इंटरफेरेंस ड्यू टू ऑल दीज इनफाइनाइट सोर्सेस। क्लियर? हमने कैलकुलेशन जो यंग्स डबल स्लिट में की है वो दो सोर्सेस को लेके की है। हमने S1 को भी एक पॉइंट सोर्स अज्यूम किया, S2 को भी एक पॉइंट सोर्स अज्यूम किया, और सिर्फ दो के लिए हमने कैलकुलेशन की। तो हमें जो इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा था, सेंट्रल ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट एंड डार्क, एंड ऐसा पैटर्न हमें मिल रहा था। ठीक है, और सारे ब्राइट इक्वली ब्राइट थे। ओके, बट in this case what happens here, you get interference of so many sources। ठीक है, तो यहां का जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो एग्जैक्टली टू सोर्सेस के इंटरफेरेंस जैसा नहीं आता। तो पहले मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा, फिर अपन उसे जस्टिफाई करेंगे कि वो ऐसा क्यों आता है। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट बेसिकली। ओके, तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या आता है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे ये मैंने एक लाइन बना दी है, दिस लाइन it will be like our reference line which is passing from the midpoint of the slit and perpendicular to the screen। You can call this point as C or O, whatever, so let's call it O। तो ये हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, ना इंटेंसिटी पैटर्न की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरीके से निकलता है। यहां पे you get a maxima bright at center। ठीक है, ये मैं आपका इंटेंसिटी का ग्राफ आपको समझा रहा हूं। यहां पे आपकी इंटेंसिटी है, हियर इट इज इंटेंसिटी एंड दिस इज पोजीशंस। देन यू हैव सेकेंडरी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, देन यू हैव योर सेकेंडरी मैक्सिमास। एंड सेम वे ऑन द अदर साइड। ओके, सो क्या अंतर आ रहा है ऑब्जर्वेशंस में, क्या डिफरेंस आ रहा है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस अपन देख के आए थे। व्हाट इज द डिफरेंस मेजर यू कैन सी फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस? तो द मेजर डिफरेंसेस आर, यहां पे सारे जो मैक्सिमास हैं, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डार्क, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, but these are secondary maximas। Okay, then similarly you can name it is D2, here it is D2 and so on। ठीक है, तो major difference which I can see is the intensity। so intensity of the central maxima is maximum, सबसे ज्यादा है, and the intensity of subsequent intensity of central maxima is maximum। however the subsequent secondary maxima, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, इन सबको अपन सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो ब्राइटनेस है, इनकी लोकेशन पे जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, एंड हियर वन मोर थिंग, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ सेकेंडरी, मींस D1 D2 के बीच का जो गैप है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू OD1 एंड OD2। दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, BO सेंट्रल ब्राइट। तो अपन ये भी बात करेंगे कि इनकी विड्थ में क्या डिफरेंस है। दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस इन द ऑब्जर्वेशंस यू हैव। ओके, नाउ व्हाट वी डू, वी place another converging lens very close to this slit। ठीक है, मैं यहां पे प्लेस कर दे रहा हूं, थोड़ा दूर दिखा रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और वो इस तरीके से प्लेस करते हैं अपन इस कॉन्वर्जिंग लेंस को कि दिस स्क्रीन इज इन द फोकल प्लेन, स्क्रीन इज इन द फोकल प्लेन ऑफ दिस लेंस। ठीक है, स्क्रीन किस में है आपका, फोकल प्लेन। तो उससे एक और फायदा हो जाती है कि प्रैक्टिकली वापस से यहां पे जो लाइट्स जाएंगी, द लाइट विच विल कन्वर्ज हियर, ठीक है, उसके लिए ये जो स्लिट है वो कितना दूर हो जाएगी, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वंस अगेन। यस, सो
अच्छी बात है। तो हमारे लिए जो कैपिटल डी है वो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ऑलराइट, अच्छा लेट अस टेक द रेज। एक मैं रे ले रहा हूं विच इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस एंड्स स्ट्रेट, ये कॉन्वर्स करेगी, कहां कॉन्वर्स करेगी? सेंट्रल मैक्सिमा पे। यस, नॉट ओनली दिस एल एंड एम जो एक्सट्रीम एजेस हैं सिर्फ उन्हीं की लाइट नहीं ले रहे हो कंसीडर, वहां पे इंटरफियर करेगी सारी बीच के भी। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बहुत घटिया देखेगा फिर। तो L1 से भी जाएगी, ये L2 से भी जाएगी, बीच में से भी M1 M2 इन सब से भी जाएगी, एंड दे ऑल विल मीट एट पॉइंट O। यस, so what do you think about point O? So we are talking about the central maxima here. So we can check at O, all, or I write path difference between each रे लिख दूं या फिर ईच सोर्स से जो लाइट आ रही है यहां पे जो ऊपर पहुंच रही है, फ्रॉम अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द स्लिट इज 0। तो ईच रे फ्रॉम द अपर हाफ, जैसे एल के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे एम दिख रहा है, एल और एम इंटरफियर कर रहे हैं, इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। L1 M1 इंटरफियर कर रहे हैं, इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। L2 M2 इंटरफियर कर रहे हैं, इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। सो एवरी रे हियर इन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ वो कैसा इंटरफेरेंस कर रहे होंगे? कंस्ट्रक्टिव, 0। सो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एट पॉइंट O। इसीलिए पॉइंट O क्या होगा? आपका ब्राइट पॉइंट होगा। और यहाँ सब लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी भी रखता है। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कोई भी जनरल पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। ये तो एक स्पेशल पॉइंट आ गया सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट विल बी हैपनिंग एट एनी जनरल पॉइंट। सो लेट अस कंसीडर एनी जनरल पॉइंट P। इसके लिए अभी मैं ये इंटेंसिटी वेरिएशन मिटा रहा हूं, आपको दो डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाते हुए और दूसरा सिंपल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P here on the screen। अब P पॉइंट पे जो रे होंगी, मैं वापस एक्सट्रीम से ले रहा हूं, L एंड M से कुछ रे कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां से ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीधी रे जा रही है, मैं आपको समझाया हूं कि हर सोर्स से हर डायरेक्शन में रे निकल रही है। तो यहां से कुछ रे इस तरीके से भी गई होंगी। ठीक है, और ये चूंकि ये पैरेलल इंसिडेंट हो रही है इस लेंस के ऊपर, तो लेंस कहां पहुंचा देगा? इस लाइट को उसके फोकल प्लेन में पहुंचा देगा कि नहीं? ठीक है, और इंटरफेरेंस सिर्फ कौन सी रे करेंगे? विच आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं आपको एक और बात समझाऊं, आपका ये जो पॉइंट L है वहां से हर पॉसिबल डायरेक्शन में रे निकल रहा है, M उससे भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में रे निकल रहा है। लेट्स नेम देम 1 2 3 4 5 6। अब यहां आपने रख दिया लेंस और आपने स्क्रीन रख दिया लेंस के फोकल प्लेन में, तो बताओ यहाँ पे तो वही रे मीट करेंगी विच आर इंसिडेंटिंग पैरेलल टू ईच अदर। यानी इंटरफियर कौन कौन करेंगे? 1 4 और कौन कौन करेंगे? 2 5 और कौन कौन करेंगे? 3 6, बिकॉज दे ओनली विल मीट एट द स्क्रीन बिकॉज ऑफ दिस लेंस। ओके, सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम ये लेंस यूज कर रहे हैं सो दैट डिस्टेंस कितनी हो जाए? इनफाइनाइट। ठीक है, उससे फायदा कैलकुलेशन में फायदा क्या हो जा रहा है कि सिर्फ आपको पैरेलल रेस का ही क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इंटरफेरेंस। ओके, सो है तो ये इंटरफेरेंस ही, सिर्फ फर्क कितना है कि किन्हीं दो सोर्स का इंटरफेरेंस नहीं है, कितने सोर्सेस का इंटरफेरेंस है? इनफाइनाइट सोर्सेस का। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दीज टू रेस एंड दे विल मीट at this point P in the focal plane। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वही थीटा वगैरह आप लोग समझते ही हैं, टू राइट द पाथ डिफरेंस।
So here this angle is theta. तो डायग्राम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं बीच वाली रे अभी गायब कर दे रहा हूँ. ठीक है, लेट अस रिमूव दिस. सेंट्रल आप लोग समझ ही गए हैं. So I'm removing this. Now just focus on this. So you know LP और MP ये जो मैंने रे ले रखी है वहां अपन S1 S2 लेते थे. यहाँ ऐसा भी कर सकते हो आप, S1 S2 फिर S3 S4 S5 ऐसे भी ले सकते हो. So इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस. तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, लेट्स कॉल इट M. You know the way. This angle can also be considered as theta under the same assumption. Okay. So what will be the part difference at point P? So let me write. ये नोट कर लिया होगा, I hope. Okay, let's do one thing. We'll continue with this in the next part.